हेलो स्टूडेंट्स, सीए इंटर ग्रुप 1 पेपर नंबर टू आप सारे जानते हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के ऊपर है। इंस्टीट्यूट ने इससे रिलेटेड मई 2022 के अपने एग्जाम के लिए क्या जारी की है, आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर। देखिए इस आरटीपी के ऊपर इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली कुछ अपनी अमेंडमेंट्स की भी बात करता है। रीजन क्या है, देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, बड़ा क्लियरली कहा कि भाई साहब हमने अपना पुराना स्टडी मटेरियल सितंबर 2021 वाला एडिशन था जो कि मई 2022 के लिए है, और इस एडिशन में हमने जितना लॉ 30 अप्रैल तक का था वो अमेंड होके वो डाल दिया था। अब होता क्या है, मई 2022 से 6 महीने अगर आप पहले चले जाएं उसकी अमेंडमेंट हमारे कोर्स में नहीं आती है, 6 महीने का गैप डाला जाता है। दैट मीन्स हमारे कोर्स में कौन सी अमेंडमेंट आएगी, 31 अक्टूबर 2021 तक। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने कहा कि अगर आप स्टडी मटेरियल के कंटेंट को बेस लेके चलें कि हाँ उसके अंदर जो लिखा है सितंबर वाले में, तो उसमें कुछ बदलाव आपको करने पड़ेंगे क्योंकि वो 30 अप्रैल तक अपडेटेड है। तो यहां से लेके अक्टूबर, या यूं कह लो मई से लेके अक्टूबर में जो चेंजेस हुए हैं उसकी पहले हम बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे आरटीपी के। तो देखिए अमेंडमेंट्स मैं पहले बता दूं, ये अमेंडमेंट सिर्फ कंपनी लॉ वाले हिस्से में, बाकी अदर लॉज में कोई अमेंडमेंट नहीं है। और मेनली अगर मैं बताऊं मोटा मोटा जो अमेंडमेंट है ये पहले भी जो मुझसे पढ़े हैं, इवन हैंड रिटन नोट्स में हमने सारी लिखी हुई है। सबसे पहले कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आती है भैया, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड अमेंडमेंट आती है बच्चों। और चैप्टर नंबर 2 जो है ये डील किससे करता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। तो ये चैप्टर हम पढ़ते हैं कहां से, सेक्शन नंबर 3 से लेके 22 तक हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर एक सेक्शन की अमेंडमेंट है जो हम देखेंगे। नंबर 16 है, 16 अगर आपको याद हो, इस पे हम डील किया करते हैं किसके ऊपर, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, कि अगर आपका नाम किसी से रिजेंबलिंग या आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, जो हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 2 उससे रिलेटेड, अगर वो आइडेंटिकल वगैरह है तो आप नहीं रख सकते हैं, आपको नाम बदलना पड़ेगा। उससे रिलेटेड इन्होंने अमेंडमेंट्स की बात करी है, जो करी है मैं बड़ा सिंपल वे में आपको बता देता हूं, वैसे मैंने क्लास में करवाई, आपको ये हुई है। देखिए ये स्क्रीन पे आपके सामने, तो ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। कंपल्सरी आपको नाम बदलना है। नाम आपको कब बदलना है, ध्यान दीजिए, नाम आपको तब बदलना है अगर आपका नाम क्या है, इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हम कहते हैं रिजेंबलिंग है। अगर उन्हें लगता है आप नाम बदलेंगे 3 महीने के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हुए। अब अमेंडमेंट क्या है, एक है अगेन आपका नाम क्या है, रिजेंबलिंग है, लेकिन यहां पे आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ने, जो कि रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 में, और वो ये एप्लीकेशन दे सकता है 3 साल के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब कंपनी बन गई है, जो उसने नाम ट्रेडमार्क करवाया था उस जैसा नाम लेते हुए। तो यहां पे ये लिखा है आइडेंटिकल है, ये रिजेंबलिंग है एज पर ट्रेडमार्क्स एक्ट। तो पहले होता था कि नाम बदलना है 6 महीने में, अब अमेंडमेंट क्या है 3 महीने में है, लेकिन ये मैंने क्लास में पहले भी 3 महीने ही आपको लिखवा के करवाई हुई है। तो देखिए 3 महीने पहले 6 महीने होता था, और ये 1 सितंबर 2021 से ये अमेंडमेंट लागू होती है। और हमारे पेपर में ऑब्वियसली मई 2022 का पेपर है, तो अमेंडमेंट कब तक की आने वाली है, 31 अक्टूबर तक की, इसलिए ये अमेंडमेंट डाली गई है। समय वही है, देखिए 3 महीने दोनों में कॉमन हो गया। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वैसे भी होता था, यहां पे भी सेम है। नंबर 2, देखिए पहले होता था जो सब सेक्शन 3 होता था उसमें दे रखी होती थी पेनल्टी, कि अगर आपने ये रेक्टिफिकेशन नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। अब ये हटा दिया गया है, उसकी जगह पे सब सेक्शन 3 नया इंसर्ट हुआ। ये क्या है, अगर आपने नाम रेक्टिफाई नहीं किया, इफ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद डायरेक्शन जो दी गई है सब सेक्शन 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है आपको एक नया नाम वो अपने आप ही अलॉट कर देंगे। आपने नहीं चेंज किया वो अलॉट कर देंगे, और रजिस्ट्रार जो है वो अपने रजिस्टर में ये नया नाम डाल लेगा पुराने नाम की जगह पे, और कंपनी को एक नया COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नए नाम के साथ जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी एक प्रोविजन है जो ये कहती है कि कंपनी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका नाम बदल दिया, आपको नहीं पसंद आया, तो आपके ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई आपको प्रिवेंट नहीं करेगा कि बाद में सब्सिक्वेंटली बाद में आप अपना नाम बदल सकते हैं एज पर सेक्शन 13। ऑब्वियसली सेक्शन 13 में हम क्या पढ़ते हैं,
ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज, जो कि आप अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो पेनल्टी होती थी वो हटके ये सब सेक्शन 3 इस तरह से देखिए ये आपका आ गया है कि सरकार खुद ही आपको एक नया नाम अलॉट करेगी, जो आपको पसंद ना आए तो आप सेक्शन 13 के प्रोसीजर से उसे चेंज कर सकते हैं। तो यही देखिए लिखा था अमेंडमेंट में आरटीपी में कि 6 महीने की बजाय 3 महीने ले लीजिए, और ये लिखा है कि सब सेक्शन 3 हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं कि भैया अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक नया नाम क्या कर सकती है, अलॉट कर सकती है। जो आपको ना पसंद आए प्रोविजन ये है, आप बाद में उसे बदल सकते हैं। नेक्स्ट और देखिए ये लिखा है कि ये जो पहले होता था स्टडी मैट में ये पेनल्टी ये हटा दी गई है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो कि हम डिविडेंड के ऊपर पढ़ते हैं, सेक्शन 123 से लेते हुए 127 तक उसके ऊपर है। उसका देखिए सेक्शन 125 आपको याद होगा, जिसमें हम पैसा डालते हैं आईईपीएफ के अंदर। वो 7 साल वाला पुराना अगर पैसा हो जाए तो आपने इसमें ट्रांसफर करना होता है। उससे रिलेटेड इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक नया एक क्लॉज इंसर्ट हुई है रूल नंबर 3 के अंदर, क्लॉज नंबर एफ के बाद एफ ए। ये चीज क्या है पहले मैं ढंग से आपको बता दूं। देखिए जब हम सेक्शन नंबर 125 पढ़ते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, जिसका सबसेक्शन 2 रेड विद रूल नंबर 3 आता है कि सबसेक्शन 2 कहता है ये फंड किस चीज से बनेगा, तो हम पढ़ते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दी हैं, जो डोनेशन किसी ने भी दी हैं, या अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहा 7 साल के बाद यहां ट्रांसफर हो जाएगा, या जो पुराने एक्ट में होता था जनरल रेवेन्यू अकाउंट वो, और या इससे ये जो पैसा पड़ा आपने इन्वेस्ट किया उससे होने वाली इंटरेस्ट इनकम वगैरह, या कोई एप्लीकेशन मनी है और वो अभी तक क्या नहीं हुई है, रिफंड नहीं हुई, 7 साल बीत गए, या डिपॉजिट डिबेंचर वगैरह, ये सारे पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं, राइट। तो इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट क्या आता है कि ये फंड किससे बनेगा, सच अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, जिसके ऊपर डील करता है रूल नंबर 3A कि अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए इसका सब रूल 2 कहता है कि आईईपीएफ में हम पैसा और कहां से डाल देंगे। कहता है पहली बात, ये तो ऊपर जो आपने 125(2) के अंदर जो पॉइंट पढ़े हैं वो तो सारे है ही हैं, जो ये डिपॉजिट डिबेंचर अनपेड अकाउंट ये वो कह लीजिए। देन कहता है जो शेयर्स, जैसे हमने 124 में पढ़ के आते हैं कि भाई अगर 7 साल तक आपने डिविडेंड नहीं लिया तो शेयर्स भी इसके अंदर चले जाएंगे, तो ये बता रहा है कि शेयर्स भी इसके अंदर चले जाएंगे। और कहता है ये जो शेयर्स चलेंगे इन शेयर से होने वाला बेनिफिट, कहने का मतलब उसके ऊपर होने वाला डिविडेंड। देन कोई भी जो अथॉरिटी ने आपके फीस चार्जेस वगैरह जो अथॉरिटी ने लिवाई किए हैं या उनको मिले हैं, और कहता है अगला पॉइंट भी कहता क्लॉज ही ऑल सम्स रिसीव्ड बाय अथॉरिटी, किससे, फ्रॉम सम अदर सोर्सेस, या जो भी इनकम अर्न की अथॉरिटी ने इन एनी ईयर वो भी आईईपीएफ में जाएगी। तो ये थी क्लॉज नंबर एफ। अब इसके साथ एफ ए देखिए एक इंसर्ट करी है, कहता ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय अथॉरिटी एज पर प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 90। देखिए 90 सब सेक्शन 9 किसके ऊपर डील करता है, ये पढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 7 में, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर, कि अगर आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर है तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि अगर आपके खिलाफ ऑर्डर कुछ आ जाता है तो आप एनसीएलटी के पास अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का टाइम पीरियड होता है, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके शेयर्स उठा के आईईपीएफ अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो ये हम ऑलरेडी वहां पढ़ के आते हैं, बस ये चीज इन्होंने यहां पे लिख दिया और कुछ नहीं किया है। देन देयर इज नथिंग, नो अदर चेंज इन दिस। तो ये एक चीज है कि रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 2 जो कि अदर सम्स के ऊपर था, उसके अंदर एक क्लॉज नंबर एफ ए। मूविंग अहेड, इससे रिलेटेड देखिए अब चैप्टर नंबर 9 जो कि हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 128 से लेके 138, जिसके अंदर 135 के अंदर देखिए हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं हम CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के ऊपर। उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ सर्कुलर जारी किया है, जैसे ये जनरल सर्कुलर है 5 मई 2021 को, कि जैसे कहा गया था कि कोविड-19 के ऊपर जो भी आप खर्चा करेंगे वो एक CSR एक्टिविटी माना जाएगा, लेकिन आपको मालूम होगा दिल्ली या पूरे देश में ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई थी, तो उससे रिलेटेड इन्होंने ये लिखा कि CSR फंड्स में ही हम इसे भी CSR एक्टिविटी ले लेंगे फॉर क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोविड केयर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन एंड स्टोरेज प्लांट्स,
मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, सिलेंडर, अदर मेडिकल इक्विपमेंट फॉर काउंटरिंग COVID-19 और सिमिलर सच एक्टिविटीज आर एलिजिबल फॉर CSR एक्टिविटीज, कि उसको भी CSR का ही हिस्सा मान के चलेंगे। साथ में बस यही कह गया इसी कोविड से रिलेटेड कि भैया कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपने कोई कंट्रीब्यूशन या कह लीजिए पैसा वगैरह दिया है किसी भी रिसर्च करने से रिलेटेड, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये भी CSR एक्टिविटी ही माना जाएगा। Thereafter, the companies, including government companies, may undertaking the activities or projects or program using CSR funds directly by themselves। तो कहता कोई भी कंपनी ये पैसा अपने आप लगाए या फिर कोलैबोरेशन कर ले, आप एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर कंपनीज सब्जेक्ट टू रूल्स का कंप्लायंस करते हुए पैसा आप खर्च करें, किसी के साथ मिलकर कर लीजिए। अगला सर्कुलर 30 जुलाई को जो इन्होंने जारी किया है वो ये कहता है कि अगर वैक्सीनेशन करवाते हैं आप फॉर पर्सन्स जो कि आपके क्या नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है ना उनका परिवार है, तब भी ये, क्योंकि ये भी देखिए कोविड से रिलेटेड है, तो वैक्सीनेशन पे अगर आपने पैसा लगाया तो ये भी एक CSR एक्टिविटी माना जाएगा। कहने का मतलब है CSR एक्टिविटी में कोविड पहले भी था, बस उससे रिलेटेड ये ऑक्सीजन किसी भी तरह से कहता है हम इसे CSR ही मान के चलेंगे। तो आइए कहानी आगे बढ़ती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके ऊपर, इस RTP में से डिवीजन ए जो कि हमारा केस सिनारियो है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो केस सिनारियो जो दिया गया है, पहले बता दूं, ये चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड के ऊपर दिया गया है और ये केस सिनारियो सेक्शन 123 से लेकर 125 के ऊपर मेनली है। कहता आप क्या हैं, आप एक पब्लिक कंपनी है, आपका नाम है परफेक्ट टायर्स एंड रबर्स लिमिटेड और आप एक लिस्टेड कंपनी है, आप टायर एंड ट्यूब में इन्वॉल्व हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 बताया गया है 1920 कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड 5% दिया इक्विटी शेयर पे, जब इनकी बोर्ड मीटिंग हुई है 17 अक्टूबर 2019 को कि हम ये प्रॉफिट्स अच्छा हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में। तो नेचुरल है फर्स्ट क्वार्टर कहां से आ गया आपका, अप्रैल से जून में आ गया, तो आपने अक्टूबर में फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट देखते हुए 5% डिविडेंड इंटरिम डिक्लेयर कर दिया। अब होता क्या है, फर्दर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर रिव्यूइंग रिजल्ट्स ऑफ द फोर्थ क्वार्टर जो कि जनवरी से मार्च है, आपने फिर से एक सेकेंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है 5% का। तो दैट मीन्स 5 + 5 10% आपका इंटरिम डिक्लेयर हो गया, जो कि हम 123 के अंदर पढ़ते भी हैं, सबसेक्शन 3 में पढ़ते हैं, यस आप दे सकते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव करने हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स 1920 के, तो उसकी बोर्ड मीटिंग होती है 5 अगस्त 2020 को। उन्होंने रिकमेंड किया फाइनल डिविडेंड 15% का, लेकिन उसके अंदर क्या है, इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। तो दैट मीन्स 5 + 5 10 हो गया, 15 आप दे रहे हैं, तो फर्दर आप और कितना देना चाहते हैं 5%। लेकिन होता क्या है, जनरल मीटिंग में देखिए अप्रूव होगा फाइनल डिविडेंड, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है 31 अगस्त को। शेयर होल्डर्स डिमांडेड, उन्होंने डिमांड किया सिंस आपने 10% पहले दिया था, सो फाइनल डिविडेंड कम से कम 20 तो हो, मतलब 10% एक्स्ट्रा और दो। द CS एम्फसाइज दैट फाइनल डिविडेंड कैन नॉट एक्सीड, CS ने बड़ा अच्छा कहा कि आप बढ़ा नहीं सकते जो बोर्ड ने रिकमेंड किया है। और ये एग्जैक्टली हम कहां पढ़ के आते हैं बेटा, रेगुलेशन नंबर 80 टेबल F की में हम पढ़ते हैं कि जो मेंबर्स हैं वो डिविडेंड का रेट बढ़ा नहीं सकते जो बोर्ड ने डिक्लेयर किया है। सम ऑफ द शेयर होल्डर्स, इसलिए उन्होंने बाइकआउट कर दिया मीटिंग और वो मीटिंग से बाहर चले गए इन प्रोटेस्ट। लेकिन होता क्या है, द एजेंडा फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वॉज पास्ड यूनानिमसली, मतलब 100% वोट के साथ जनरल मीटिंग में निर्णय ले लिया जाता है बाय रेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स प्रेजेंट इन मीटिंग हॉल फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉरम। कॉरम हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 103 में, तो कॉरम तो चाहिए जनरल मीटिंग में, अगर कॉरम है तो ठीक है, डिसीजन क्या होगा, वैलिड। कुछ लोग बाहर भाग गए प्रोटेस्ट में, भागते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कहता है आफ्टर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स द डिविडेंड वाज पेड टू द शेयर होल्डर्स, हाउएवर डिविडेंड टू सम ऑफ द शेयर होल्डर्स कुड नॉट बी पेड। 30 दिन में हमें देना होता है, नहीं दिया तो स्वाभाविक है, आप जानते हैं हमें 7 दिन के भीतर सेक्शन 124 में एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट अलग से खुलवाना पड़ेगा। वहां 7 साल तक पैसे रहेंगे, वरना 7 साल बीतने के बाद 125 में IEPF में वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कहता कंपनी ने ये पैसा ट्रांसफर कर दिया है एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ऑन 15 अक्टूबर 2020। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात जो हमें देखनी चाहिए। देखिए 31 अगस्त को
आपकी जनरल मीटिंग होती है, चाहे कुछ ने प्रोटेस्ट किया, वो बाहर निकल गए, लेकिन वैलिड कॉरम था, वैलिड रेजोल्यूशन पास हो गया। 31 अगस्त में आपको लेके चलना चाहिए। ऑब्वियसली हमें 30 दिन के अंदर क्या करना होता है, डिक्लेरेशन में आपको पैसा देना होता है, ये कहते हैं सेक्शन 127, राइट। और 30 दिन बीत जाने के बाद अगले नेक्स्ट 7 डेज में अगर पैसा नहीं दिया गया है तो हम यही पढ़ते हैं 124 में आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ये पैसा जमा करवाएंगे, राइट। तो अगस्त के बाद सितंबर आ गया, अक्टूबर की 7 तारीख होगी, लेकिन यहां क्या कह रहा है, हमने बैंक अकाउंट कब खुलवाया, थोड़ा लेट खुलवाया। यहां पे इस चीज को कैच कीजिएगा, हो सकता है इसके ऊपर आपको प्रश्न दिखे। और साथ में एक चीज सीखने वाली भी ये होती है कि जो केस सिनारियो होते हैं उसमें से जब भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एक है पूरा का पूरा आप केस सिनारियो पढ़ लीजिए, या क्वेश्चन यूं भी आप कर सकते हैं कि एक एक पैरा पढ़ के भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहां मैं थोड़ा फ्लो में जा रहा हूं। तो देखिए आपको डिटेल्स दी गई हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट की फॉर द प्रीवियस ईयर्स लाइंग इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट एज अंडर। देखिए हमारा तो मेन साल था 19-20, जिसके ऊपर ये फाइनल डिविडेंड 20-21 में आया, राइट। तो ये उससे पहले वाले सालों की सारी डिटेल दे रखी है। तो कहने का मतलब है ये वाला जो साल है इसके तो 7 साल बीत गए ना। और डेट क्या दी है, एक दी है डिक्लेरेशन, एक है आपने ट्रांसफर किया यूडीए के अंदर, राइट। तो ये हम देखेंगे, इसके ऊपर पक्का प्रश्न कोई ना कोई मिलेगा। अब आगे क्या कहता है, कहता है सुस्तराम एक इन्वेस्टर है, 1000 शेयर्स हैं फिजिकल फॉर्म में। उसने कंपनी की जाके वेबसाइट देखी, उसको पता चला अरे बाप रे बाप, कंपनी ने तो डिविडेंड दिया है लेकिन मेरे को तो मिला ही नहीं है। तो ऑब्वियसली यूडीए के अंदर पैसा पड़ा, आप क्लेम कर सकते हैं। दिस हैपन ड्यू टू द फैक्ट द कंपनी वाज नॉट हैविंग हिज करंट एड्रेस, ना ही बैंक अकाउंट डिटेल थी। अब सुस्तराम ने कंपनी को अप्रोच किया, सारे एविडेंस भी दिए, डिविडेंड मांगा। कंपनी सेटिस्फाइड है, उसने डिविडेंड दे दिया फाइनेंशियल ईयर 13-14 से लेके 19-20 का, लेकिन कौन से का नहीं दिया, 12-13 का। वाई, क्योंकि उसके 7 साल क्या हो गए, बीत गए हैं, राइट। अब ये भाई साहब इस चीज से नाखुश हैं, एग्रीव्ड हैं, और वो थ्रेटन कर रहे हैं कि आपके खिलाफ मैं लीगल एक्शन लूंगा, लेकिन इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स आपसे कुछ एमसीक्यू पूछे गए हैं। पहला है, व्हेन द शेयर होल्डर्स डिमांडेड फॉर इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिविडेंड बट सिंस द शेयर होल्डर्स इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, व्हाट शैल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। मैंने कहा था जनरल मीटिंग में मेंबर्स हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो सब कुछ ठीक है। तो जो नाखुश हैं जाए चाहे बाहर। If even after boycott quorum is present all the time during the course of general meeting and they have approved with majority, क्योंकि यहां ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है जी, क्योंकि जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ एंड सिर्फ क्या चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कौन कहता है, सेक्शन नंबर 102। तो द रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड शैल बी ट्रीटेड एज अप्रूव्ड, ये परफेक्ट आंसर है। कहने का मतलब है मेरे को कोई और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ती है कहानी आगे, तो अगले ऑप्शन में देखूंगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौन सी डेट को अनपेड डिविडेंड नॉट क्लेम्ड बाय शेयर होल्डर्स आपने नहीं लिया कि वो सेपरेट बैंक अकाउंट में चला जाएगा। जैसे मैंने कहा था 7 साल, तो एक बार पैराग्राफ में जाके फिर देख लीजिए, 7 साल इसके लिए खत्म हो रहे थे, ये 12-13 के लिए। 7 साल कहां से खत्म स्टार्ट होंगे ये भी आपको बताना चाहिए कि यूडीए अकाउंट में 7 साल पैसे पड़े रहेंगे। ये है आपने ये वाला जो कॉलम क्या दिया उसने, ये वाला कॉलम दिया डिविडेंड डिक्लेयर होने का, ये है यूडीए में पैसे कब गए। तो आपको ये पता होना चाहिए 7 साल मुझे यहां से देखने हैं, तो 7 साल आप इस डेट से देखिए, राइट, कि 8/7 ये डेट आपको दे रखिए, 8 जुलाई 2013। ऑब्वियसली 7 साल कंप्लीट कहां होंगे, 2020 में कंप्लीट होंगे। तो हमें इस डेट को बेस बना के चलना चाहिए और अपना आंसर देखने की कोशिश करना चाहिए। सो एक तो वो हो गया 7 साल वाला, आईईपीएफ में पैसा जाएगा। अब लेकिन देखिए ये क्वेश्चन हमें आईईपीएफ के ऊपर नहीं पूछ रहा, वो क्या कह रहा है, अनपेड डिविडेंड नॉट क्लेम्ड बाय शेयर होल्डर। मतलब वैसे हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 127 के अंदर कितना दिन होता है, 30 दिन में पैसा कंपनी को देना होता है। नहीं देगी तो नेक्स्ट कितने, जैसे मैंने पहले बताया था 7 दिन के भीतर वो पैसा क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा यूडीए अकाउंट में। क्लियर। तो कहने का मतलब है यहां पे ये जो हमसे पूछ रहा है ये आईईपीएफ वाली पॉइंट पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के भी कई बार पता चलता है सेक्शन आपने कौन सा लगाना है। इसलिए फिर से हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा ये 30 दिन कहां से स्टार्ट होंगे। नेचुरल है जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, ये डेट्स मैंने पहले मार्क की थी। हैव अ लुक अगेन, देखिए
31 अगस्त, ये मैं मार्क करके गया था, राइट। 30 दिन आपने ऐड कर लीजिए, हो गया सितंबर। अगले 7 दिन तो स्वाभाविक है कहां पहुंच गए, अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर देखिए, सीधा सीधा हमें ऑप्शन देख लेनी चाहिए। अगस्त का हमें कुछ नहीं करना, ये गलत है। तो परफेक्ट आंसर क्या है, 7 अक्टूबर, 7 दिन फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ व्हाट, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी ट्रांसफर्ड द अमाउंट ऑफ द अनपेड डिविडेंड टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट ऑन 15 अक्टूबर 2020। कहता कंपनी ने ये पैसा ट्रांसफर किया 15 अक्टूबर को, करना कब चाहिए था, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दिखी क्या, द आंसर इज व्हाट, 7 अक्टूबर। तो देखिए हम सेक्शन नंबर 124 में ही पढ़ के आते हैं, अगर कंपनी डिले करेगी 12% आपको क्या देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, 12% 124 में। सीधा सीधा ऑप्शन मेरे को नंबर सी नजर आ रही, जहां मेरे को 12% दिख रहा है, क्योंकि मेरे को लॉ आता है। तो बाकी ऑप्शन में क्यों देखूंगा भाई, राइट, क्योंकि बाकी में रेट दिख रहा है साहब। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन केस व्हेन एंड हाउ मच अमाउंट कंपनी शेल ट्रांसफर द फंड्स, ये आ गया IEPF, जो मैं आपको 7 साल बता रहा था, राइट। तो वो 7 साल वाला पॉइंट भी मैंने आपको यही कहा था कि कौन से साल का, ऑब्वियसली 7 इयर्स के बाद होता है, तो डेट मीन्स ये ऑप्शन तो लगनी नहीं, 4 साल 5 साल 6 साल। और 7 साल वाला कौन सा, वो जो हमें दे रखा था 2013 वाला, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया यहाँ पे, जिसके ये अमाउंट भी हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये दिखेगा आपको अमाउंट, ये बना, क्योंकि इसके 7 साल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से ये थी हमारी केस स्टडी, जिसके ऊपर ये 4 प्रश्न थे। इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर भी दे रखे हैं, जिसके ऊपर लॉ वगैरह मैंने आपसे शेयर कर दिया है, राइट। इसके बाद हमें दे रखे हैं कुछ सिंपल MCQ। कहता है अंबर लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है ग्लासवेयर की, इसकी पेड अप कैपिटल है इतने शेयर्स हैं, इतने रुपए का एक शेयर है। कंपनी अपना रजिस्टर मेंबर बना रही है, कंपनी क्लोज करना चाहती है अपना रजिस्टर मेंबर फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। कहता बताइए कि जब आपने रजिस्टर मेंबर क्लोज करना है, इसके ऊपर कहां पढ़ते होते हैं हम 94 में, कि 45 दिन लगातार करना है, 30 दिन, लेकिन उसके लिए नोटिस देना पड़ता है कितने दिन का, 7 डेज का। सो द आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे MCQ है। कहता है डैश इंटरप्रिटेशन कंसर्न्स व्हाट द लॉ सेज। व्हाट द लॉ सेज को हम क्या कहते हैं, लिटरल कंस्ट्रक्शन या ग्रामेटिकल कह लीजिए। एंड इंटरप्रिटेशन सीक्स टू असर्टेन, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं लॉ का मतलब क्या है, तो दैट मीन्स आप रीजनिंग में जा रहे हैं, आप लॉजिक में जा रहे हैं। तो अगर आप ऑप्शंस देखिए, पहला आंसर तो किसके ऊपर फिट बैठता है, ग्रामेटिकल पे, दूसरा किसके ऊपर फिट बैठता है, लॉजिकल पे। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अरविंद ने कुछ उधार में पैसा दिया ममता को, लेकिन उसकी ज्वेलरी अपने पास रखवा ली है। अरविंद ने ये ज्वेलरी अपने फ्रेंड विनायक को दे दी है ताकि सेफ लॉकर में रखा जा सके, जो कि उसके घर पे है। तो देखिए, जब आपने ज्वेलरी गिरवी रखी है, जो आदमी गिरवी रखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेजर या पॉनर, राइट। जिसके पास गिरवी रखते हो आप उसे क्या कहते हो, आप प्लेजी कहते हो या उसे आप क्या कहते हो, पॉनी कहते हो। क्वेश्चन क्या है, हु इज द पॉनर इन द गिवन केस, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, इट इज ममता, क्योंकि उसने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी है। कहां पढ़ते हैं हम, सेक्शन नंबर 172 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगला जो हमारा MCQ है, रमन के पास 2000 शेयर्स हैं ABC लिमिटेड में, वो ट्रांसफर कर देना चाहते हैं रुचि को। तो इसलिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर 21 अगस्त 2020 को क्या किया, बनाई, स्टैम्प भी किया, साइन भी किए, और उन्होंने रुचि को हैंडओवर भी कर दिया। कहता बताइए रुचि को लेटेस्ट डेट बताइए जिसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विद शेयर सर्टिफिकेट क्या कर दे, कंपनी को डिलीवर कर दे। देखिए, ये हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 56 के अंदर कि 60 दिन का टाइम होता है कि जैसे ही आपने IOT इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बन गया है, कंपनी को क्या करना है, डिलीवर करना है, वरना वो लैप्स कर जाएगा। ये बना कब था, हमें डेट क्लियरली दे रखी 21 अगस्त। अगस्त का महीना देखिए, ये पता थोड़ा होना चाहिए, वो 31 का होता है, 10 दिन अगस्त के हो गए, सितंबर के हो गए अपने 30-40 हो गए, 20 डाल लीजिए आपके अक्टूबर के, बस 20 अक्टूबर ऑप्शन देख लो कहीं है, ये रही। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर स्टूडेंट्स, अब यहां से स्टार्ट होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम इस लेक्चर में सिर्फ ये जो अमेंडमेंट पार्ट है एंड MCQ जो तरह के थे हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम
कंपनीज एक्ट के ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस।